नमस्कार। मैं अभिषेक बरनवाल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। कल एक सज्जन का मेरे पास मैसेज आया था और उन्होंने लिखा था कि ये मेरी बेटी का उन्होंने अपनी बेटी का जन्म विवरण मुझे भेजा था। बेटी उनकी लगभग 23-24 साल की हो चुकी है और उन्होंने ये लिख के भेजा था कि मेरी बेटी का जन्म शतभिषा नक्षत्र में है। क्या इसकी मूल शांति करानी चाहिए? उसका कुछ लाभ है? कमाल की बात है कि ऐसे पंडित जी लोग हैं समाज में, ऐसे ज्योतिषी लोग हैं जो शतभिषा नक्षत्र को मूल का नक्षत्र बताते हैं, लोगों को भ्रमित करके, उन्हें भयभीत करके अपना उल्लू सीधा करते हैं, उनका शोषण करते हैं। क्या कहा जाए। खैर, इसके बाद मैंने उनको जवाब दिया जो भी था। इस पे मैं बता दूं थोड़ा सा दो लाइन कि अ, जब भी मूल में जन्म हो तो उसकी शांति जन्म के तुरंत बाद ही की जाती है। किसी शुभ लग्न में, शुभ घड़ी में, शुभ दिन में कर लेनी चाहिए। और जिस नक्षत्र में जन्म हो, यानी चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहा होगा जन्म के समय, वापस चंद्रमा 1 महीने के बाद जब उस नक्षत्र में आते हैं, उसके अंदर अंदर ये शांति करा लेनी चाहिए। यानी कि उस दिन भी करवा सकते हैं कि जब चंद्रमा उस नक्षत्र में आते हैं उस दिन भी, या किसी शुभ लग्न में, शुभ दिन में, इस तरह से करवा सकते हैं। ये किसी विद्वान ब्राह्मण से परामर्श करके आप ये कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद नहीं कराने का कोई मतलब नहीं है। अब 10 साल बाद, 20 साल बाद कोई पूछता है मूल की शांति, ये प्रश्न मेरे पास कई बार आ चुके हैं। तो अभी कल रात में मेरे पास आया था तो मेरे मन में आया कि मुझे एक वीडियो इस पर बनाना चाहिए और लोगों को मैं अपने वीडियो के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास कर सकता हूँ। इतना तो कर ही सकता हूँ। जो लोग सुनेंगे, आशा है कि वो जागरूक होंगे, खुद भी, परिवार को भी जागरूक करेंगे और समाज को भी जागरूक करेंगे। इसे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लोगों का कल्याण ही होगा है। तो मूल में जन्म से संबंधित जो विषय है, इसके मूल में, आधार में एक विषय आता है गंडांत। गंडांत में जन्म। गंडांत में जन्म होना अशुभप्रद कहा गया है। गंडांत 3 प्रकार के होते हैं: तिथि गंडांत, लग्न गंडांत और नक्षत्र गंडांत। मैं एक श्लोक आप लोगों को सुनाऊंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। ये श्लोक मैंने लिया है बृहद पराशर होरा शास्त्र से। बृहद पराशर होरा शास्त्र नामक ग्रंथ ऋषि पराशर का ग्रंथ है। ऋषि पराशर ज्योतिषियों में बहुत ही, मतलब, ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए ऋषि हैं। इतने विद्वान ऋषि हैं, बहुत आदरणीय है। और ये ग्रंथ भी ज्योतिष ग्रंथों में अग्रणी भूमिका रखता है। तो इसी ग्रंथ से ये श्लोक है, आप लोग सुनिए। तिथि नक्षत्र लग्नानाम गंडांतम त्रिविधम स्मृतम जन्म यात्रा विवाहाद भवेतन्निधन प्रदम। इसका अर्थ है कि तिथि, नक्षत्र और लग्न संबंधित 3 प्रकार के गंडांत होते हैं जो जन्म यात्रा विवाह आदि शुभ कार्य में मरणप्रद कहे गए हैं। इतना ही समझना, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं समझना। अगर आपने समय से इसकी शांति करवा ली, किसी का जन्म अगर तिथि नक्षत्र, तिथि गंडांत, नक्षत्र गंडांत या लग्न गंडांत में होता है, इसकी शांति आपने समय से करवा ली, तो आगे कोई भविष्य में समस्याएं नहीं आएंगी। इस तरह की चीजें होती। अब इन तीनों गंडांतों का मैं संक्षेप में वर्णन कर देता हूं। विस्तार में काम करने जाऊंगा तो घंटों लग जाएंगे। और बोला जा सकता है, घंटों बताया जा सकता है विस्तार में बताने के लिए। ऐसी बात नहीं है, लेकिन समय बहुत लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संक्षेप में बताता हूँ। तिथि गंडांत को सबसे पहले लेते हैं। मास में 2 पक्ष होते हैं और ये कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होते हैं। एक दोनों पक्षों में 15-15 तिथियां होती हैं। एक मास में 30 तिथि होती है, सबको मालूम है। 15-15 तिथियां होती हैं। ये 15 तिथियों को 5 भागों में बांटा गया है। 5 संज्ञाएं दी गई हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णम। तो ये पांचों संज्ञाएं दोनों पक्षों में आती हैं। और ये संज्ञाओं में इनको भी तिथियां बांटी गई हैं। नंदा तिथि पहली, छठवीं और 11वीं तिथि, यानी प्रथमा, षष्ठी और एकादशी तिथि नंदा तिथि होती है दोनों पक्षों की।
दूसरी सातवीं और बारहवीं यानी तृतीया, सप्तमी और द्वादशी तिथि भद्रा तिथि होती है। इसी तरह से तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी तिथि आपकी जया तिथि होती है। रिक्ता होती है चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यानी चौथी, नवीं और 14वीं तिथि। और पांचवी, दसवीं, 15वीं तिथि यानी पंचमी, दशमी और पंचदशी तिथि जो होती है ये पूर्णा तिथि होती है। तिथियों के बारे में एक बात और आपको मैं बता दूं कि ये जो तिथियों की मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये तिथि भारतीय हिंदू कैलेंडर की है, न कि वर्तमान आधुनिक अंग्रेजी कैलेंडर। अंग्रेजी कैलेंडर की तिथियां और भारतीय हिंदू तिथियां ये बिल्कुल भिन्न है। इनको एक नहीं करना है। कुछ लोग अज्ञानतावश एक कर देते हैं और आधुनिक अंग्रेजी तिथियों को ही ये तिथि मान लेते हैं हिंदू। उसको ऐसा नहीं करना है। पंचांग में या कैलेंडर में आपको हिंदी तिथियां भी लिखी हुई मिल जाएंगी। तो ये आपकी सभी तिथियां होंगी। हाँ, एक चीज और बता दूं आपको, जो कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि होती है वो अमावस्या होती है। शुक्ल पक्ष की 15वीं तिथि पूर्णिमा होती है। अब जो तिथि गंडांत होता है, गंडांत क्या है? संधि, तिथियों की संधि, नक्षत्रों की संधि या लग्नों की संधि। तो तिथि संधि की पहले बात कर लेते हैं। पूर्णा तिथि के बाद रिक्ता तिथि वापस आएगी। पूर्णा तिथि और रिक्ता तिथि की जो संधि है, यही संधि जो है तिथि गंडांत कहलाती है। पूर्णा तिथि की अंत की दो घटी और रिक्ता तिथि की प्रारंभ की दो घटी, इस समय में अगर किसी का जन्म हो तो यह अशुभ माना गया है। पूर्णा तिथि की अंतिम दो घटी, एक घटी बराबर 24 मिनट होता है। भारतीय काल गणना जो होती है, इसकी इकाइयां हैं घटी, पल, विपल। और आधुनिक काल गणना जो होती है, समय की गणना, अंग्रेजी अंग्रेजों के द्वारा जो आधुनिक मत है गणना की, वो है घंटा, मिनट, सेकंड। तो मैं यहाँ पे घटी का वर्णन है। अब इस घटी को अगर मैं आधुनिक काल इकाई में कन्वर्ट करूं तो एक घटी बराबर 24 मिनट होता है। इसको भी विस्तार में किसी दिन वीडियो बना दूंगा मैं, कैसे होता है, ये गणित का पक्ष है थोड़ा सा। तो आप संक्षेप में यही समझिए कि एक घटी बराबर 24 मिनट होता है। यानी कि पूर्णा तिथि की अंत की दो घटियां, यानी कि 24 × 2 बराबर 48 मिनट। और नंदा तिथि की प्रारंभ की दो घटियां यानी प्रारंभ के 48 मिनट, पूर्णा के अंत के 48 और नंदा के प्रारंभ के 48 मिनट, यानी कि ये 96 मिनट में अगर किसी का जन्म हो तो यह तिथि गंडांत कहलाता है और ये अशुभ होता है। इसकी शांति करा लेनी चाहिए जन्म के उपरांत। अब आ जाते हैं हम लग्न गंडांत पे। 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न होते हैं। इसमें से 6 लग्न लग्न गंडांत बनाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? लग्न में जो राशि उदित हो रही हो जन्म के समय, वही लग्न राशि कहलाती है। तो लग्न गंडांत कौन कौन से हैं? मीन और मेष का गंडांत, यानी मीन और मेष की जो संधि है वो लग्न गंडांत हुई एक पहली। दूसरी, कर्क और सिंह की संधि को अ, दूसरी लग्न गंडांत कहते हैं। और तीसरा लग्न गंडांत हुआ वृश्चिक और धनु की संधि। अब ये संधि का समय कितना हुआ वो बता देता हूं आप लोगों को। मीन के अंतिम के आधी घटी, एक घटी बराबर 24 मिनट मैंने बताया था, तो आधी घटी 12 मिनट का हुआ। मीन के अंतिम का 12 मिनट और मेष के प्रारंभ का 12 मिनट, ये लग्न गंडांत कहलाता है। इसी तरह कर्क के अंतिम का 12 मिनट और सिंह के प्रारंभ का 12 मिनट, ये भी लग्न गंडांत कहलाता है। रानी भंडारी। और वृश्चिक के अंतिम का 12 मिनट, धनु के प्रारंभ का 12 मिनट, यह भी लग्न गंडांत कहलाता है। यानी कि ये जो गंडांत हुए 24-24 मिनट के जो समय है, काल है, यही लग्न गंडांत होता है। इसमें अगर किसी का जन्म हो जाए तो इसे अशुभ माना जाता है और इसकी शांति करा लेनी चाहिए। इसके बाद आते हैं हम नक्षत्र गंडांत पे, जिसकी चर्चा बहुत होती है समाज में। लग्न गंडांत और तिथि गंडांत की चर्चा नहीं होती है इतनी, जितनी मूल नक्षत्र में जन्म के चर्चा हो जाती है। इसको बड़ा, इसके बारे में बड़ी सारी भ्रांतियां, बड़ी चर्चाएं और मतलब अज्ञानतावश ही होती हैं। खैर, मैं बता दूं आप लोगों को कि नक्षत्र गणना कैसे होता है। नक्षत्र 27 होते हैं, जिसमें 6 नक्षत्र मूल के कहे गए। मूल तो एक ही नक्षत्र होता है, लेकिन 6 नक्षत्रों को मूल का नक्षत्र माना जाता है।
वो 6 नक्षत्र कौन कौन से हैं? वो हैं अश्विनी, अश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती। और इन्हीं नक्षत्रों का जो संधि होती है, इसी को गंडांत कहा। अश्लेषा और मघा की संधि होती है। अश्लेषा और मघा की संधि, अश्लेषा के अंतिम की दो घटी यानी कि 48 मिनट, अश्लेषा के अंत का 48 मिनट और मघा के प्रारंभ का 48 मिनट, इस 96 मिनट में किसी का जन्म हो तो यह नक्षत्र गंडांत कहलाता है। यानी कि चंद्रमा यदि अश्लेषा के ऐसे समय में, जब चंद्रमा अश्लेषा के अंतिम के 48 मिनट में हो या मघा के प्रारंभ के 48 मिनट में हो और इस समय में किसी का जन्म हो जाए, तो ये लग्न गंडांत हुआ। दूसरा होता है ज्येष्ठा और मूल का गंडांत। ज्येष्ठा और मूल के बारे में थोड़ा सा बाद में बताऊंगा। पहले बता देता हूँ रेवती और अश्विनी का। रेवती के अंत के 48 मिनट और अश्विनी के प्रारंभ के 48 मिनट, इसमें अगर किसी का जन्म हो जाए तो ये भी नक्षत्र गंडांत कहलाता है। अब आ जाते हैं कि ज्येष्ठा और मूल पे, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठा और मूल का, ज्येष्ठा के अंत के 5 घटी, ध्यान से सुनिएगा, ज्येष्ठा के अंत के 5 घटी और मूल के प्रारंभ के 8 घटी को विशेष अशुभप्रद बताया गया है, यानी महाअशुभप्रद। ऐसा लिखा हुआ है, महाअशुभप्रद शब्द की व्याख्या की गई है, इसका वर्णन किया गया है। ज्येष्ठा के अंत के 5 घटी और मूल के प्रारंभ के 8 घटी। ज्येष्ठा नक्षत्र के 5 घटी मतलब हो गया 24 × 5 बराबर 120 मिनट, यानी 2 घंटा। आधुनिक कालगणना की 2 घंटे। ज्येष्ठा के अंत का 2 घंटा और मूल का 8 घटी का मतलब हो गया 192 मिनट, यानी 3 घंटा 12 मिनट। यानी कि 3 2 5 घंटा 12 मिनट, ये जो समय होता है ये विशेष महाअशुभप्रद समय है, जिसमें किसी बच्चे का अगर जन्म हो जाए तो इसकी शांति करवानी चाहिए, और वो भी जन्म के बाद, उस समय तक जब चंद्रमा अगली बार उस नक्षत्र में वापस आ जाए तब तक करवा लेनी चाहिए। ये हो गया। मैंने गंडान नक्षत्रों में जन्म का विवरण मैंने बताया कि कब कब मानना चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर किसी भी समय में जन्म हो रहा है तो आपको नहीं मानना है गंडांत का जन्म या मूल का जन्म। जैसे मूल में ही अगर किसी का जन्म 8 घटी के बाद हो जाए, यानी 3 घंटा 12 मिनट बीत चुका है समय मूल का, और किसी का जन्म होता है तो उसको नहीं मानना है। उसका कोई भी शांति नहीं करवानी है, कोई समस्या उससे नहीं होने वाली है। ज्येष्ठा के 2 घंटे, अंत के 2 घंटे के पहले किसी का जन्म हो जाए तो इस तरह से नहीं मानना है, मूल का जन्म गंडांत जन्म नहीं मानना है, कोई समस्या नहीं है, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। इसी तरह तिथियों के बारे में है और इसी तरह से लग्नों के बारे में है। बस इतना ही ये वर्णन किया गया है, और यही मैं बता रहा हूँ। ये मैं जो बता रहा हूँ शास्त्रोक्त बता रहा हूँ, ये मैंने अपनी मनमर्जी से कुछ भी इसमें व्याख्या नहीं की है। जो भी शास्त्रों में लिखा हुआ है, बृहत्पराशर द्वारा शास्त्र में लिखा हुआ है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसकी शांति के उपाय बता देता हूँ आपको, शांति कैसे करवानी है। शांति के बारे में लिखा हुआ है, जन्म शौच के प्रातः अथवा आगे किसी शुभ दिन, तू लग्न में, शुभ दिन, शुभ ग्रह के लग्न में, बालक का पिता शांति करने के बाद बालक को देखे। शांति होने के बाद ही बालक के पिता को बालक को देखना है, ये ध्यान रखना है। आजकल इस चीजों के बारे में किसी को ज्ञान ही नहीं है, तो कोई मानेगा कैसे? कोई बताता ही नहीं है, कोई पंडित भी नहीं बताता है, न कोई पूछने जाता है। पहली बात तो ये भी है कि लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठ गया है। उसका रीजन यही है, जो कल एक घटना हुई छोटी सी, कि शतभिषा नक्षत्र को मूल का नक्षत्र बता देना, या 20 साल बाद किसी को, 25 साल बाद किसी को भी बता देना कि आप मूल की शांति करवा लीजिए, आपको मूल की शांति की वजह से आपकी बेटी को ये जीवन में समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं तो किसी और कारणों से है, उसकी कुंडली में समस्या है और उस तरह की समस्या है, ग्रह दशाओं की समस्या है, और आप मूल की शांति बता रहे हैं। तो इसी जो ठगने की कला है, तरीके हैं, इसी वजह से लोगों का ज्योतिष पर से विश्वास उठ रहा है, और मैं ये प्रयास कर रहा हूं कि वापस लोगों का विश्वास ज्योतिष पर बने, लोग दिशाहीन न हो, जागरूक हो। तो ये हुआ कि जन्म के बाद शुभ दिन सुलग्न में बालक का पिता शांति करने के बाद बालक को देखे। तिथि गंडांत में वृषभ दान बताया गया है। वृषभ माने बैल। पहले के जमाने में बैल की उपयोगिता बहुत होती थी। हमारा कृषि प्रधान देश है, राष्ट्र है, तो बैल से खेती होती थी।
और बैल से और भी बहुत सारे काम होते थे, बैलगाड़ी होती थी, यात्रा में भी बैल का उपयोग था। तो इसीलिए वृषभ दान बताया गया था। आज देश काल परिस्थिति के अनुसार बैल की कोई उपयोगिता नहीं है, हम हवाई जहाज से यात्रा कर रहे हैं। मिडिल क्लास लोग भी आजकल बहुत सारे लोग हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। और खेती की जहां तक बात है तो आप आधुनिक इतने सारे यंत्र आ चुके हैं कि कहना है क्या। तो जो वृषभ दान बताया हुआ है इसके बारे में हम ये मानते हैं, मेरे गुरु ने भी मुझे यही शिक्षा दी है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि वृषभ दान करने का से ये नहीं है कि वृषभ दान करना नहीं है। आप वृषभ खरीदने के लिए जो मूल्य लगता है उस मूल्य को, वृषभ दान तुल्य मूल्य जो है उस मूल्य का दान कर सकते हैं, उस धन का दान कर सकते हैं, उस धन राशि का दान कर सकते हैं आप। तिथि गंडांत के लिए, तिथि गंडांत की शांति के लिए आप इस राशि का दान कर सकते हैं। इसी तरह से नक्षत्र गंडांत के लिए सवत्स गोदान यानी कि दुधारू गाय का दान करना है। बहुत अच्छा ये रहेगा कि दुधारू गाय बछिया के साथ, ये भी बहुत अच्छा है। हालांकि आज देश काल परिस्थिति के अनुसार कौन गाय पालन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। गांवों में ही, देहातों में ही आपको ये मिलेगा, शहरों में बहुत कम लोग कर रहे हैं गौपालन। तो इसके लिए क्या है कि इसके लिए भी वही है कि आप एक गाय खरीदने के लिए जो मूल्य लगता है उस मूल्य का, उस धन राशि का आप दान करें। लग्न गंडांत में सुवर्ण दान कहा गया है। स्वर्ण माने सोना, सोने का दान करना चाहिए लग्न गंडांत अगर किसी का जन्म हो तो। गंडांत के पूर्व भाग में जन्म हो, पूर्व भाग कौन सा हुआ? पूर्व भाग हुआ पूर्णा तिथि, जो तिथि का गंडांत होता है पूर्णा तिथि को पूर्व भाग कहेंगे। इसी तरह लग्न के जो पूर्व भाग हैं वो है कर्क, वृश्चिक और मीन, ये पूर्व भाग हुआ। और नक्षत्रों के पूर्व भाग हुए आपके अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। ठीक है, इस इनमें अगर जन्म हो तो लिखा हुआ है गंडांत के पूर्व भाग में जन्म हो तो पिता के साथ बालक का अभिषेक करना चाहिए। पिता के साथ अगर पूर्व भाग में जन्म हो तो पिता के साथ बालक का अभिषेक करना चाहिए। और यदि द्वितीय भाग, यानी द्वितीय भाग कौन सा हुआ, आपकी नंदा तिथि, और लग्नों में आ जाएगा आपका मीन, सिंह और धनु लग्न। नहीं नहीं, मीन नहीं, सॉरी, सिंह, धनु और मेष लग्न, ये बाद वाले लग्न हुए, द्वितीय भाग हो गया। इन लग्नों में यदि जन्म हो तो माता के साथ बालक का अभिषेक करना चाहिए। और नक्षत्रों में आपका आ जाएगा अश्विनी, मघा और मूल, ये बाद वाले नक्षत्र हो गए यानी द्वितीय भाग हो गया। ठीक है, इसमें जन्म हो तो माता के साथ बालक का अभिषेक करना चाहिए। ये चीज हो गई। आगे लिखा हुआ है कि 16 मासा, 16 मासा होता है जहां तक मेरी जानकारी है, हो सकता है मुझे अच्छी तरह से जानकारी ना हो, इसका आप लोग पता कर लीजिएगा किसी सुनार से, स्वर्णकार से, या किसी भी विद्वान व्यक्ति से, संबंधित विद्वान से। एक मासा बराबर, 16 मासा बराबर जहां तक मेरी जानकारी है वो 2 तोला के बराबर होता है। यदि ऐसा है तो मैं 2 ताला आगे बोलता रहूंगा, लेकिन अगर गलत है तो आप उसका सुधार कर लीजिएगा। लिखा हुआ है कि 16 मासा या क्षमता अनुसार, सामर्थ्य अनुसार आधा, आधा मतलब 8 मासा, या चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब 4 मासा, 16 मासा का 4 मासा। यानी कि यदि 16 मासा बराबर 2 तोला होता है तो 2 तोला, या 1 तोला, या आधा तोला सोना, सुवर्ण से। तिथि गंड में तिथि के स्वामी, तिथि गंड में अगर जन्म है तो तिथि के स्वामी, तिथि के स्वामी कौन कौन से होते हैं वो मैं बताता हूँ, अभी आगे बताता हूँ। नक्षत्र गंड में नक्षत्र के स्वामी और लग्न गंड में लग्न के स्वामी का स्वरूप बनाकर पूर्वोक्त विधि, जो पीछे बताया मैंने, पूर्वोक्त विधि से कलश पर पूजा करें। पूजा के अंत में हवन तथा पूर्वोक्त विधि से अभिषेक, जो मैंने पीछे बताया बालक के साथ पिता का अभिषेक या बालक के साथ माता का अभिषेक, वो आप कर लीजिएगा किसका कैसे है। पूर्वोक्त विधि से अभिषेक, फिर ब्राह्मण भोजन यथाशक्ति करावें। इस प्रकार शांति करने से आयु, आरोग्य तथा ऐश्वर्य की वृद्धि दिनानुदिन होती है। ये हो गया विधियां, शांति की विधि बता दी मैंने। अब जो स्वामी है, इसकी स्वामी के जो वर्णन है वो बताता हूँ, कौन कौन से स्वामी होते हैं। सभी स्वामी बताना बहुत लंबा हो जाएगा।
जो इसमें व्याख्या की गई है, वर्णन किया गया है तिथियों का, नक्षत्रों का, लग्नों का, उस उतने ही स्वामी बता रहा हूं आप। तो तिथि जो स्वामी है नंदा के, प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी। प्रतिपदा के स्वामी होते हैं अग्नि, षष्ठी के स्वामी होते हैं कार्तिकेय, एकादशी के स्वामी होते हैं विश्वदेव। पूर्णा तिथियां जो हैं उसके पंचमी के स्वामी होते हैं सर्प, पूर्णा के दशमी के स्वामी होते हैं यम, पूर्णा तिथि के पूर्णिमा तिथि जो होती है शुक्ल पक्ष की 15वीं पूर्णिमा तिथि, उसके स्वामी चंद्र होते हैं, और अमावस्या यानी कि कृष्ण पक्ष की जो 15वीं तिथि अमावस्या होती है उसके स्वामी पितर होते हैं। ये तिथियों के स्वामी हो गए। और नक्षत्रों के स्वामी होते हैं अश्लेषा के सर्प, मघा के पितर, ज्येष्ठा के इंद्र, मूल के राक्षस, रेवती के पूषा, अश्विनी के अश्विनी कुमार। ये नक्षत्रों के स्वामी हो गए। और लग्न के स्वामी, लग्न में जो राशियां होती हैं उसके स्वामी होते हैं राशि अनुसार, मेष के मंगल, मंगल की पूजा करनी है। और कर्क से चंद्रमा की पूजा करनी है, चंद्रमा की स्वरूप बना करके उस सोने से, या जो आपके सामर्थ्य अनुसार जो सोना आप ले सकते हैं उसके अनुसार उसका स्वरूप बनाना है और उसकी पूजा करनी है। सिंह के सूर्यदेव की स्वामी सूर्य होते हैं। और वृश्चिक के भी मंगल ही होते हैं। धनु और मीन के गुरु होते हैं, गुरु बृहस्पति, आप बृहस्पति देव की कर सकते हैं या शिव जी की भी प्रतिमा बना करके आप कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं आप लोगों को, इसमें छूट दी गई है कि 16 मासा, 8 मासा, 4 मासा, लेकिन अगर आपका सामर्थ्य है 16 मासा करने का तो आप 16 मासा ही करें। उसको आप कंजूसी करके 4 मासा ना करें। विधि पूर्वक करेंगे तो अपेक्षित फल जरूर मिलेंगे। ये वीडियो था मेरा मूल पे, मूल नक्षत्रों पे जो समस्याएं हैं, जो लोगों को भ्रांतियां और अज्ञानता की वजह से लोगों को भ्रमित करके, भयभीत करके ठगे जा रहे हैं, ठग रहे हैं लोग, पंडित जी लोग, कुछ लोग, कुछ कतिपय लोग, सभी की बात नहीं कर रहा, कुछ ज्योतिषी लोग, लोभी लोग, उससे बचें आप लोग। खुद को जागरूक करें, सभी को करें, और इसका फायदा भी है। देखिए, कोई भी उपाय सही समय पे की जाती है, सही समय पे करने का फल मिलता है, लाभ मिलता है। और समय निकल जाए तो उसका कोई लाभ नहीं है। आधुनिक बनिए लेकिन अपनी जड़ों से भी जुड़े रहिए। इतना ही कहना था। बाकी जो भी प्रश्न आप लोगों के हों वो आप कर सकते हैं मुझसे। सुझाव कोई हो तो वो दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेल करिए, सभी प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय, नई कुंडली के साथ। तब तक नमस्कार।